बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। आई होप कि आप एनर्जेटिक भी होंगे, वीकेंड अच्छे तरीके से गुजार के आए होंगे और जब जो लोग अपने ऑफिस मौजूद हैं अच्छे तरीके से अपना काम भी कर रहे होंगे। ऑल्दो सर्दियों में वैसे उठने को जल्दी दिल नहीं करता, लेकिन काम तो ज़रूरी है, सभी लोगों ने करना है। हम भी आए हैं काम करने के लिए, तो सभी लोग अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से करें ताकि उसके रिजल्ट भी अच्छे आएँ। हम शो का आगाज़ करते हैं अच्छे तरीके से। हमने भी आगाज़ करना है तो शामिल कर लेते हैं आज की अच्छी बात। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, मसाकीन के साथ मोहब्बत किया करो, गरीबों के साथ मोहब्बत किया करो, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझे ज़िंदा रख तो मसाकीन के साथ रख। जब मेरी मौत की बारी आई तो मुझे मसाकीन के साथ मौत दे। ए अल्लाह, जब तू मुझे उठाएगा वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, ए अल्लाह मेरा हशर भी मसाकीन के साथ कर। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाकीन से इतनी मोहब्बत करने वाले नबी थे, आज उम्मत वाले मसाकीन को धक्के मारते हैं, गालियाँ देते हैं। इसलिए देखना, गरीबों को न गाली दिया करो, न धक्के मारा करो, न उनसे नफ़रत किया करो। हम तो उस नबी की उम्मती हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अक्सर ये दुआ किया करते थे, अल्लाह मुझे भी आपको भी इस हदीस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह। छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी नेकियां अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ ऐड करते रहें तो यकीन माने हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और आसान भी हो जाएगी। सो नाज़रीन, हमने कुछ बात करनी है। शहर में जो स्मॉग की हम सूरत हाल आपसे डिस्कस करते रहते थे, स्टिल अभी बाहर ये फ़ील हो रहा है कि स्मॉग कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़तरे की घंटी जो बज उठी है, कोरोना केसेस में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। तो बाहर की जो सूरत हाल है, लोग एहतियात कर रहे हैं, नहीं कर रहे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये ऐलान कर दिया है कि हमें एक बार फिर से जो है वो सख्ती की तरफ जाना पड़ सकता है। जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनकी तरफ जाना पड़ सकता है अगर लोगों ने एहतियात ना की, अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चले आप? बिल्कुल ठीक ठाक। लोग एहतियात कर रहे हैं, बाहर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एहतियात तो आपके सामने ही है। जब पीक पे था तब एहतियात नहीं थी, तो अब तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। बहुत कम ऐसे। अच्छा, वैसे मैं बताऊं, हम भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। कहीं ना कहीं मैं खुद बहुत रिलैक्स अब फील कर रही हूँ, मुझे लग रहा है। लेकिन जो नया वेरिएंट हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करते रहते हैं, डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कुछ ही सेकंड में दूसरे बंदे में उसकी ट्रांसमिशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा उससे मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है। फिर तो हमें एहतियात करनी चाहिए, खुद भी करनी चाहिए। देखिए, कल सुबह वज़ीर सेहत का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि माजी में भी जो कोविड आया उसका महवर लाहौर रहा, मरकज़ लाहौर रहा। अब भी वही बात आ रही है कि 3 कुछ जो है वो परसेंटेज आ रही है लाहौर में, और पंजाब में 1 कुछ परसेंटेज आ रही है। इसका क्या मतलब है? लाहौर में अब वो फैल रहा है। 77 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ कुछ कन्फर्म है, 56 शायद कन्फर्म है, और 20 जो हैं उनको अभी सस्पेक्ट करार दिया गया। मुझे ये बताएं, एक वेरिएंट जिसका आप कहते हैं कि 15 सेकंड के अंदर दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इससे एहतियात अगर ना की तो मेरे ख्याल में हालात जो आज से 2 साल 1.5 साल पहले जो दूसरे वेरिएंट आए थे उससे कहीं गंभीर होगी और कहीं ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन अभी तक अब मार्केट्स की बात कर लें, दफातर की बात कर लें, चाहे गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट सेक्टर की, देखें 12 बजे तक अब गवर्नमेंट ने खुद खुलवाया है ना। बिल्कुल 24 घंटे उन्होंने दिया टाइम कि मार्केट्स भी 24 घंटे आप खोल सकते हैं और 7 दिन हफ्ते में खोल सकते हैं। तो ये हुकूमत ने फैसला किया। लेकिन जब अब नई चीज़ एक आ रही है, उस पर हुकूमत को मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त अभी से इक़दाम करने की ज़रूरत है। अभी से वही सख्ती और वही लॉकडाउन की तरफ अगर हम चले जाएं तो फिर यहीं पर बैठकर हम बात कर रहे होंगे कि सफेद पोश तबका यानी आपकी सजेशन ये है कि अभी हमें केसेस बढ़ने का वेट नहीं करना चाहिए, अभी से सरगर्मियों को महदूद कर देना चाहिए। अभी महदूद इस तरह करना चाहिए
कि आप मास्क और उसके बाद समाजी फासले की बात करते हैं, कम से कम ये चीजें जो हैं इन पर अमल दरामद होना चाहिए। सही। क्या होगा जब ये बढ़ेगा, उसके बाद सबसे पहले आप आगाज कहां से करेंगे? स्कूल्स बंद कर देंगे। स्कूल्स बंद कर देंगे, सीरियसली वाकई हमने ये देखा है। लेकिन अब करना क्या है, आपको इन चीज़ों को महदूद करना है। सिर्फ और सिर्फ मास्क और समाजी फासले की पाबंदी जो है उसको यकीनी बनाना है और इसको बाय फोर्स अमल कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग अब भूल चुके हैं, या फिर लोगों के ऊपर वो जो कोविड का डर था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। तो अब दोबारा से लोगों को ये रियलाइज़ कराना है कि हम खतरे से बाहर नहीं निकले। एकदम से अगर आप दोबारा पूरा जो है वो दफातर में हाजिरी कम करना कर देंगे या फिर बाज़ारों का टाइम महदूद कर देंगे, उससे फिर लोगों की मुश्किलात भी बनती हैं। यानी हमें इसको फेजेस में जाके जो है महदूद करना है ताकि लोग भी परेशानी से बच सकें और केसेस में भी कमी वाक़ई हो सके। अब कुछ जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। अच्छा जी, कोविड से भी लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोग स्मॉग के असरात से भी मुतासर होकर जा रहे हैं, डॉक्टर्स पे तो रश लगा हुआ है। अब मौसम बाहर कैसा है, स्मॉग किन किन इलाकों में है? हम अभी कल मैं देख रही थी कोट लखपत का इलाका सर फहरिस्त था, कल भी शहर लाहौर नंबर 1 पर था। अभी बाहर का मौसम कैसा है? कोमल मौजूद है। कोमल, मौसम की सूरत हाल भी बताएं और स्मॉग बताएं शहर में किस हद तक है। बिल्कुल है ना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से सबसे पहले बात कर ली जाए तो आज मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि मौसम जो है वो दिन भर यूं ही अबर आलूद रहने वाला है। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखने में आएगा, जबकि बारिशों के हवाले से भी पेशगोई कर दी गई है कि 4 जनवरी से जो है वो शहर लाहौर में तेज़ बारिशों का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है, जिसके बायस जो है वो सर्दी में मजीद इजाफा होगा और उसके बाद जो है वो फॉग में भी इजाफा देखने में आएगा। इसलिए ट्रैफिक हुकाम की जानिब से शहरों को ताकीद की जा रही है, घरों से निकलते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि फॉग लाइट्स ठीक है और दौरान सफर जो है फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ जो है वो फासले को भी यकीनी बनाएं ताकि नाकानी आफात से भी बचा जा सके। इस वक्त बाहर के दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो बाहर का दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% है और हवा की रफ्तार जो है वो 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज दिन भर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि शाम के औकात में मजीद फॉग में इजाफा भी देखने में आएगा। लाहौर के क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात कर ली जाए तो शहर लाहौर जो है वो आलूदगी के निशाने पर है। आज भी लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 290 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा जो है वो पोल्यूटेड इलाका इस वक्त जो देखा जा रहा है वो गरीशाओ है। और इसलिए माहिरीन को बार बार इस बात की ताकीद की जाती है घरों से निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए ताकि ये जो बीमारियाँ फैल रही हैं, सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, इसकी वजह से जो है वो शहरी महफूज रह सकेंगे मास्क इस्तेमाल को अगर वो यकीनी बनाएंगे। मास्क का इस्तेमाल तो आपने हर सूरत अब यकीनी बनाना है। कोविड से भी अगर आपने बचना है, स्मोक के असरात से भी बचना है, तो यही एक वाहिद हल है कि आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और मास्क का इस्तेमाल भी हम बार बार ये चीज़ें रिपीट इसलिए करते हैं, मैंने क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है कि मास्क जहाँ मर्जी रख देते हैं, 2-2 दिन उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ आपके बहुत ही मुंह और नाक के करीब अगर है तो उसको आपको वो हर जगह नहीं रख देना, या फिर उसको आपको थोड़ी देर इस्तेमाल करने के बाद या एक दिन इस्तेमाल करने के बाद वेस्ट कर देना है। नया मास्क खरीदना है प्लीज़। अब तो मार्केट से इतने महंगे भी नहीं मिल रहे, तो अपनी सेहत से आगे किसी चीज़ को प्रायोरिटी मत दीजिए करें। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया, मौसम से आपने हमें आगाह किया। अब बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर, स्मॉग और धुंध के असरात, लेस्को का ट्रांसमिशन सिस्टम बैठ गया। के बाद जनरल अस्पताल भी बड़े हादसे के इंतजार में। जनरल अस्पताल में वेंटिलेटर्स नायाब, लवाहिकीन परेशान। और पार्किंग कंपनी पर सुर्ख निशान लग गया। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहने। बारिश हो तो ट्रांसमिशन सिस्टम बैठ जाता है। अब धुंध की वजह से और स्मॉग की वजह से किस तरह से बैठ सकता है सिस्टम, पहले ये समझा दें हमें सिपरा साहब। देखें, ये माजी में भी होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। आपके जो जितने ब्रेकडाउन हुए हैं पूरे मुल्क में माजी में, एनटीडीसी का सिस्टम जो है वो कोलैप्स हुआ, उसके बाद आपके डिस्कोस के तमाम जो तरसीली निज़ाम में मुतासर हुआ और बिजली मुअत्तल। बारिश, आंधी, तूफान में तो समझ आती है, धुंध की शिद्दत की वजह से कैसे होता है? धुंध का इतना इशू नहीं होता, बेसिकली स्मोक का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है।
आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उस पर आपके डिस्क इंसुलेटर्स लगाए गए हैं ताकि आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए। आपके आसमानी बिजली उसकी प्रोटेक्शन वो करते हैं, सही। इसी तरह अगर धुंध है तो उसकी प्रोटेक्शन वो करते हैं। लेकिन जब उन इंसुलेटर्स की सफाई नहीं की जाती, स्मोक पड़ती है, तो उसके बाद जब धुंध आती है तो धुंध की वजह से वहाँ जो पानी बनता है उसके बाद वहाँ ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा होते हैं और अल्टीमेटली जब रिवर्सिंग होती है और रिवर्सिंग के बाद आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। अच्छा। अब एक पावर डिवीजन की जानिब से एक मरासला लेस्को को भी भिजवाया गया, दीगर जो डिस्कोज हैं उनको भिजवाया गया, जिसमें ये कहा गया है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है और जो जनरल इंडस्ट्री है इनको बिलातुल बिजली फराहम नहीं की जा रही। बाज़ औक़ात ट्रिपिंग हो रही है, बाज़ औक़ात मेंटेनेंस की बुनियाद पर शटडाउन्स लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री है उसको चलाना मुश्किल हो रहा है। देखें, एक तरफ आप इंडस्ट्री को गैस बंद करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम बिजली देंगे। गैस बंद करके अगर बिजली भी नहीं देनी तो फिर आपके जो सनत है वो किस तरह चलेगी। तो इस पर अब नोटिस लिया गया है और कहा गया है कि बिलातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अब लेस्को की जानिब से इंतजाम किए जाते हैं कि तकरीबन 1 अरब रुपए की हमने डिस्क इंसुलेटर जो मशीन है वो ले रखी है ताकि उनको वॉश किया जा सके। जो 132 kV की ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो ग्रिड स्टेशन हैं, उनको वॉश किया जाए। हमने उसको 2 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद छोड़ दिया है। उसको उस मशीन का इस्तेमाल ही हमने करना छोड़ दिया है। जब अपने सिस्टम की हम सफाई नहीं करेंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे, अपने सिस्टम की मेंटेनेंस सिर्फ यहाँ तक महदूद करेंगे, दरख्तों की कटाई करनी है और नई उसमें ना कोई ट्रांसफार्मर लगाना है, ना जम्पर के लिए कंडक्टर है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये वजह मेंटेनेंस ना करने की है जो इस मौसम में सिस्टम बैठ रहा है। एग्जैक्टली यही है। 132 kV के जो सिस्टम है, ये 220 का अगर एनटीडीसी का सिस्टम बैठता है तो उसकी बुनियादी वजह यही है। मैन पावर कम है, कैपेसिटी कम है, जो ये मेंटेनेंस टाइम पे नहीं कर सकते। मैन पावर भी कम है, उसके साथ मटेरियल नहीं है। इस वक्त लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास ट्रांसफार्मर्स नहीं है, जो आपकी 11 kV जो ट्रांसमिशन लाइन है इससे इस्तेमाल होने वाला जो कंडक्टर है वो नहीं है। इवन आप देखें कि जो मेंटेनेंस के लिए कंडक्टर दिया गया है वो पहले से जंग आलूद है, मतलब कहीं से आपने उतारा है ये बता और उसको दे दिया दोबारा। क्यों नहीं खरीदा जा रहा? धड़ाधड़ इतने बिल तो वसूल किए जा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे ये लोग बना रहे हैं, मटेरियल ना खरीदने की क्या वजूहात है? मुझे देखें, 2-3 वजूहात हैं उसकी। जो नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए हैं उनकी जानिब से सख्ती की गई है, कुछ ऐसी शराइत रखी गई हैं जिसकी बुनियाद पर आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भाग रहे हैं। क्या रखा गया है कि इससे पहले क्या होता था कि लेस्को और आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी बाहमी रजामंदी से मटेरियल ख़रीदा जाता था। उनका एक आपने उस पर रखा कि ये स्टैंडर्ड है, इसके मुताबिक ख़रीदारी होगी, अगर उसके मुताबिक मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो मिली भगत से वो आ गया, सिस्टम में लग गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कहा कि हम थर्ड पार्टी इवेल्युएशन करवाएंगे जो भी मटेरियल ख़रीदेंगे। जिसके बाद क्या हुआ कि जब भी टेंडर दिया गया किसी ने बिड में हिस्सा ही नहीं लिया, मैन्युफैक्चरर्स ने हिस्सा लेना ही छोड़ दिया। इससे तो यही जाहिर होता है कि पहले जितना मटेरियल ख़रीदा गया वो मैन्युफैक्चरर्स और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अफसरान की मिली भगत से ख़रीदा गया। लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें आया कि हमने स्टैंडर्ड के मुताबिक और मयार के मुताबिक मटेरियल ख़रीदना है, उसके बाद जब शराइत आयद की गई कि थर्ड पार्टी इवेल्युएशन होगी, चेकिंग के बाद को स्टॉक को उठाया जाएगा, उसके बाद सब ने भागना शुरू हो गया। उसका अल्टीमेटली नुकसान किसको हुआ? लेस्को को हुआ। और देखिएगा आइंदा आने वाला जो मौसम गर्मा है इसमें आपका सिस्टम नहीं चलेगा, आपके ट्रांसफार्मर डैमेज होने की शरह इस कदर बढ़ेगी आप सोच भी नहीं सकते। आपके 11 kV फीडर्स जो है ओवरलोडिंग उनकी इस तरह हो जाएगी, एक तो आप टेक्निकल लॉस होगा। को सहूलत फिर क्या दे रहे हैं? ना मौसम सरमा में लाइट आए, ना मौसम गर्मा में लाइट आए, फिर बिल भी भारी भरकम आए। सहूलत यही है ना कि कभी FPA की मद में 4 रुपये 74 पैसे बढ़ा दिया, कभी बेसिक टैरिफ जो है उसको आपने वहाँ से बढ़ा दिया, कभी अब नवंबर की आपने 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफे की आपने समरी भिजवा के हेयरिंग करवा रखी है। ये भी 8-9 तारीख को फैसला आ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 20-25 पैसे शायद कम कर दें, लेकिन उन्होंने लेने, चूँकि उस वक्त हमने महंगे दामों फर्निस और महंगे दामों LNG अक्टूबर और नवंबर में ली, उसकी बुनियाद पर यह फ्यूल प्राइस हमें देना पड़ा। अब बात यह है कि बेसिकली सार्फिन को क्या, लेस्को का काम क्या है कि सार्फिन तक बिजली बिलातुल पहुंचाना और उसकी सूरत में बिलों की वसूली करना। दो ही काम है। आप बिजली तो पहुंचा नहीं पा रहे और जो टेक्सटाइल और बड़े सेक्टर्स हैं, आपकी इंडस्ट्री है जिस पर पावर डिवीजन ने नोटिस लिया है, बेसिकली ये बल्क सप्लाई है, ये नुकसान नहीं देते। आपका जो डोमेस्टिक सेक्टर है, जो कमर्शियल सेक्टर है छोटा, यहाँ नुकसान होता है, कहीं ना कहीं बिजली चोरी हो जाती है। जो बड़ी इंडस्ट्री है
वहाँ बल्क सप्लाई होती है, जीरो लॉस पे आप उनको बिजली दे रहे होते हैं। जितनी बिजली दे रहे हैं उतने आप उतने यूनिट्स उनसे पैसे वसूल कर रहे होते हैं। इसका फायदा लस्को को भी होता है और इंडस्ट्रियलिस्ट को तो होता ही है। लेकिन यहाँ क्या है कि मौसम सरमा जब से शुरू हुआ है, एक रात में आपको बताऊं 98 ग्रिड स्टेशन लेस्को के ट्रिप हुए हैं। अंदाजा करें 98 एक रात में, और इसको एनटीडीसी के सरबराह ने भी कंफर्म किया है कि एक रात में 98 ग्रिड स्टेशन का ट्रिप होना, अच्छा खासा नुकसान, तो मुझे बताएं कि कहाँ तक जाएंगे। बिल्कुल, और कारकर्दगी इनकी क्या है वो तो सामने आ ही गई है। खैर मुझे तो समझ नहीं आती कि आवाम ही क्यों परेशान हो रही है, सारिफीन पर ही क्यों इतना बोझ है। वो किसी ना किसी सूरत में सारिफीन जो है इससे भुगत रहे हैं। पता नहीं अब इस पर काम होगा भी या नहीं। शायद सिप्रा साहब, जैसे आपने बताया कि आने वाले मौसम में अगर ना काम किया गया तो मजीद जो है नहीं होना। मैं आपको बताऊं, मौसम गर्मा जो आने वाला है, ये इनके अपने लोग जो ऑपरेशन को चला रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमें इन्होंने कुल्हाड़ी पकड़ा दी और साथ में बकेट दे दी कि आप दरख्तों की कटाई करें। ठीक है, दरख्तों की कटाई अपनी जगह पे ट्रिपिंग का बाइस बनती है। बेसिकली सिस्टम जो ओवरलोड होता है आपका, अगर आपका फीडर ओवरलोड है वो नहीं चलेगा, ट्रिप कर जाएगा। आपको याद होगा फतेहगढ़ ग्रिड से जब ये बिजली बंद हुई थी तो वो ओवरलोडिंग सिस्टम की वजह से हुई थी। इसी तरह आपके ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएंगे। अगर एक ट्रांसफार्मर डैमेज होगा, आपके पास रखने के लिए ट्रांसफार्मर है ही नहीं। तो ये खरीदारी को ये नहीं है कि 2-3 महीने में आप कर लेंगे, मुमकिन ही नहीं, आपको स्टॉक ही कोई नहीं देगा। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ परेशानी रह गई है। खैर हमने बात करनी है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बड़े बड़े दावे करी थी। मुझे कोविड की फर्स्ट और सेकेंड वेव में याद है कि वेंटिलेटर इनफ है उनके पास, लेकिन शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं है, नायाब हैं। वो वेंटिलेटर्स जो कोविड के टाइम में दावे किए गए थे कहाँ चले गए, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़े बड़े दावे हो रहे थे जी, गालिबन सेहत कार्ड भी बांटे जाने थे। अब सेहत कार्ड बांटे जाएं या फिर बड़े दावे किए जाएं कि सेहत सहूलियात आवाम की दहलीज पे हैं। आम आदमी आज भी एक बुखार की गोली खरीदने के लिए 10 मेडिकल स्टोर्स के चक्कर लगा रहा है, 10 अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है। सेहत सहूलियात की हमारे यहाँ ये हालात हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम मुझे याद है, परसों डॉक्टर साहिबा ले रही थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, के प्राइवेट हॉस्पिटल भी, बड़े मेयार के हॉस्पिटल भी सेहत कार्ड के पैनल पे होंगे और सेहत सहूलियात आप हासिल कर सकेंगे। क्या करना है इन सेहत कार्ड को, क्या करना है इन बड़े अस्पतालों को, अगर सरकार के अपने अस्पतालों में ही आपके दावों के बावजूद जान बचाने के लिए आलात मौजूद नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी का सामना है। म्यू के बाद जनरल अस्पताल में किसी बड़े हादसे का शायद इंतजार किया जा रहा है, वेंटिलेटर्स नायाब हैं, लवाहिकीन परेशान हैं। दावे ये कर रही है डॉक्टर साहिबा के बड़े बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जहां से अमीर लोग इलाज कराते हैं, वो पैनल पर हैं सेहत कार्ड के। इन अस्पतालों को किसने देखना है सिप्रा साहब? देखें, आप कह रही हैं कि किसी साने का इंतजार कर रहे हैं। जो वहाँ के एमएस है उनकी स्टेटमेंट आप देखें कि अगर कोई वेंटिलेटर खाली हो गया तो मरीज को दे देंगे। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, इस जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता ना, उससे जाने। यहाँ से उनकी संजीदगी का मुजाहरा करें और वो किस तरह संजीदा हैं और किस कदर वो अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी नहीं है जो ये इतनी गैर संजीदा स्टेटमेंट दे रहे हैं। बड़े आराम से उन्होंने कह दिया है कि अगर होगा तो हम दे देंगे। भाई आप अपना कॉन्ट्रैक्ट तो देखें। जब आप डॉक्टर बन रहे थे और जब आप ये पेशा अडॉप्ट कर रहे थे, उसके साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया होगा कि हमने मसीहा बनना है और लोगों की ज़िंदगियां बचानी है, तो उसको भी कम से कम याद रखना चाहिए। खैर हम उस तरफ नहीं जाते। मुझे स्टेटमेंट जो थी वो बड़ी अजीब सी लगी, मैंने इसलिए इस पर बात कर ली। बात यह है कि अगर आपकी हुकूमत कहती रहे कि हम सेहत कार्ड दे रहे हैं, जो मर्जी दे रहे हैं, मैं कहता हूं कि शहर के बड़े हॉस्पिटल्स का सिर्फ इंतजामी अमूर को बेहतर कर लें, बिल्कुल, और इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और जगह नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, सारे मामला चल सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने इनको मॉनिटर नहीं करना, हमने इनका कंट्रोल बेहतर तरीके से संभालना नहीं है। पर्ची लेनी है तो कभी उसका सिस्टम डाउन हो जाना है। अगर मेडिसिन है तो मेडिसिन आपकी मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, अगर वहाँ पर दस्तयाब है तो उसकी कीमत इस कदर बढ़ गई है कि आपकी हुकूमत ने उस पर खामोशी अख्तियार कर रखी है। मुझे बताएं कि वेंटिलेटर जो है वो आखिरी उम्मीद होती है। अगर खुदा न खास्ता आपके जो ऑक्सीजन का मामला है या आपके फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं, आपको सांस लेने की भी दुश्वारी आ रही है, उसमें जो लवाहिकीन होते हैं मरीज़ के, वो यही सोच रहे होते हैं कि शायद वेंटिलेटर पर चले जाएं और उसकी वजह से उनकी जान बच जाए। और अब जिस तरह कोविड का वेरिएंट आ रहा है और कह रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है और 3.8% उसकी शरह भी रिकॉर्ड की गई है,
मुझे बताएं कि आम मरीज़ों के लिए अगर आपके पास वेंटिलेटर मौजूद नहीं, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हैं और वहाँ पर इनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आपकी रियासत और आपकी हुकूमत और ये महकमा सेहत कहाँ पे खड़ा होगा? मेरे ख्याल में बहुत बुरे हालात हैं भी, ये भी अगर कोविड पेशेंट के लिए मुख्तस कर दिए जाते हैं तो बाकी बीमारियों में जो मुब्तला लोग जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है क्या करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ ना, इसी तरह दर बदर होंगे। मैं हॉस्पिटल में एक वाक़या हुआ, उसका आपने खुद देख लिया, उसकी FIR के लिए एप्लीकेशन भी दी गई है और अब लोग जो हैं वो बाशऊर हो चुके हैं। लोगों को ये पता है कि ये जिम्मेदारी किसकी है। अब सियासी बयानात से हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है, जो मौजूदा हुकूमत से हम तवक्को नहीं कर सकते। जहाँ पर लाकर इस मौजूदा हुकूमत ने हमें खड़ा किया है, चाहे तलीम का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे सेहत का मामला हो। अब सेहत जो है वह तकारीर में तो अच्छी लगती है, आप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें तो अच्छी लगती है, लेकिन अमली तौर पर आप किसी हॉस्पिटल का जब दरवाजे पर पहुँचें और अगर इलाज मुआवजे की कोशिश वहाँ पे कर लें तो आपको लग पता जाएगा कि हुकूमत जो है वो किस तरह संजीदगी से महकमा सेहत को देख रही है और हॉस्पिटल्स में जो आने वाले साइलिन हैं, जो ना सिर्फ शहर बल्कि दीगर अजला से भी लोग आते हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए, उनको किस किस्म की सहूलतें दी जा रही हैं। इसलिए ये अब सियासी नारा ही सिर्फ है कि इलेक्शन से कबल आप तकारीर ज़रूर कर दें कि तालीम और सेहत हमारी अवलीन तरजीह में शामिल है, हम इसको प्रायोरिटी पर करेंगे। सेहत कार्ड आपने बना दिए। माजी में भी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसमें हॉस्पिटल्स को पैनल पे रखा गया, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी शामिल थे। उनमें से कोई एक बंदा मोबाइल फ़ोन जो नंबर्स दिए गए वो उठाता नहीं था, अगर उठाता था तो इनकार कर दिया जाता था। इनके साथ भी यही होगा। मैं कहता हूँ कि कार्ड्स और ये तशहीरी मामलात, ये सब चीज़ें अपनी जगह पे हुकूमत करे। इसको हुकूमत को तो शायद किसी जगह इलेक्शन में जाके इसका फ़ायदा हो जाए, लेकिन अमली तौर पर जो लोग हैं जो हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं उनको मेरे ख्याल में इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। बिल्कुल, और फिर अब लोगों की आगे परेशानी बढ़ती चली जाएगी। जिस तरह से अपडेट्स जो मौसूल हो रही हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोविड के भी स्मोक से भी लोग मुतासर होते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये सांस का मसला लोगों को होता है और इसमें अगर हालत ज़्यादा बिगाड़ की तरफ चले जाए तो वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है और ये हालात हैं। अपना बहुत सारा सभी लोग ख्याल रखें, क्योंकि हालात आपके साथ अस्पतालों के क्या हैं वो हम शेयर इसलिए करते रहते हैं कि सेहत सहूलियात ना होने के बराबर है। आपने खुद जितनी अपनी केयर करनी है आप लोगों ने खुद करनी है। अदरवाइज़ अगर आप हुकूमत पे रहेंगे, आप सरकारी अस्पतालों पे रहेंगे, यहाँ पर तो हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। अच्छा जी, बिलाल यासिन साहब की हम बात कर लेते हैं, जिनका इलाज मुआवजा तो इस वक्त अस्पताल में जारी है। म्यों में अब अपडेट ये हुई है कि जो CCTV फुटेज आई है उससे जैकेट्स का कलर पता चला है 2 हमलावरों की, और इस पर जो पुलिस का कहना है कि मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। सिस्टम स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पानी की मुसलसल कम होती सतह ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, लेकिन इसके लिए हम जो हिकमत अमली देख रहे हैं वो उस तरह से नहीं अपनाई जा रही। तो आने वाले सालों में पानी जो है वो कम होता चला नज़र आ रहा है, लेकिन इस पर प्रॉपर प्लानिंग क्या की जा रही है, किस तरह से पानी की कमी से अपनी आने वाली नस्लों को हम महफूज रख सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब हमें इस पर खासे जो है वो एक्टिव भी नज़र आते हैं। बारहा वो ये कहते हैं कि मुसलसल पानी की गिरती हुई सतह जो है उसको कंट्रोल करना है, इसके लिए हिकमत अमली अपनानी है और इसके साथ साथ जो मसाइल बढ़ रहे हैं उनका कोई हल निकालना है। हल कैसे निकाला जाए, वास्ता ने इस पर क्या हिकमत अमली अपना रखी है। हमने देखा टाइम टू टाइम इस पर हिकमत अमली भी सामने आई, लेकिन एक प्रॉपर कैंपेन लेकर चलनी है, लोगों में शऊर बेदार करना है ताकि हम जो है आने वाली नस्लों को पानी की कमी से बचा सकें। इस पर हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों की हिकमत अमली क्या है, किस तरह से लोगों को पाबंद बनाया जा रहा है कि उन्होंने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा महदूद करना है। एक्चुअली मसाइल कहाँ हैं ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब भी मौजूद है जो कि बीट करते हैं। हमें सबसे पहले दुर्रे नायाब की तरफ चलना है जो कि हमें बताएंगे कि असल में मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब। दुर्रे नायाब, मुझे बताइएगा, मुसलसल पानी की गिरती सतह, इस पर हिकमत अमली हम देख रहे हैं सामने उस तरह से नहीं आ रही, मसाइल एक्चुअली हैं क्या? अच्छा देखें जी, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का भी विज़न है और प्राइम मिनिस्टर का भी ये ख्याल है कि पानी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ गिर रहा है, और पानी जो है बहुत तेज़ी के साथ जिस तरह से गिर रहा है, लाहौर शहर में मुझे लगता है कि जिस बेदरेज तरीके से हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं
लाहौर में तो पानी पीने के काबिल ही नहीं होगा, और जो अवेलेबल होगा वो इतना कम होगा कि हम उसको जो है वो कर ही नहीं सकेंगे कैटर। तो इसके लिए वासा ने जितने भी काम किए हैं अब वो थोड़े पड़ते जा रहे हैं। इसको मुसलसल और कई बड़े पैमाने पे करने की ज़रूरत है। ये ऐसे नहीं है कि हमने 2-4 वाटर टैंक्स बना लिए तो उसके बाद उसका इशू ये ना कि आप अगर उस पर काम कर भी रहे हैं तो उतना पानी साथ साथ इस्तेमाल भी तो हो रहा है। लाहौर 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ की तकरीबन आबादी आप कह सकते हैं, और उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो नहीं है। इवन के फैसलाबाद में मौजूद है लेकिन लाहौर शहर में नहीं है। इसी तरह हमारा जो नहरी पानी है उसको ट्रीट करके आप काबिल इस्तेमाल नहीं बना रहे। इसी तरह रावी पे जो पानी है जिसमें कोर्ट्स भी बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं कि जी पानी जो गंदा सोसाइटियों का फेंका जा रहा है, लाहौर शहर का फेंका जा रहा है, और रावी को आपने आलूदा कर दिया है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। प्लान तो है लेकिन प्लान में कब तक उस पर अमल दरामद होगा, इसके लिए फंड्स जो हैं वो इंटरनेशनली जितने डोनर्स वासा के साथ हैं वो कहाँ पे खड़े हैं। फिर एमडी वासा ने जितनी एफर्ट्स की हैं वो थोड़ी सी अब इस तरह से भी कम होती नज़र आ रही हैं कि चीज़ें पर लॉन्ग होती जा रही हैं। बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए पैसे भी चाहिए, वसाइल भी चाहिए, गवर्नमेंट की विल भी चाहिए। इसमें थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि अब ये सारे सवालात करके आपने बॉल फेंक दी है एमडी साहब की कोर्ट में। मैं एमडी तो वासा चाहता हूं यही सैयद जवाब जाहिद अजीज दें, साहब बेहतर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी? अच्छा जी, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है, अदौरे ने आपने खासा डिटेल में बता दिया। प्लानिंग क्या है वासा की? उस तरह तेजी से हमें प्लानिंग नजर नहीं आ रही जिस तरह पानी कम होता चला जा रहा है। नहीं जी, ये आपको जान के खुशी होगी, जैसे उन्होंने आपने बताया कि बहुत सारे मंसूबे पाइपलाइन में भी हैं और कुछ तकमील की आखिरी सतह पे पहुंच गए हैं। पानी के लेवल में गिरावट बिल्कुल 100 मीटर सालाना के हिसाब से जारी थी, जो पिछले 2 साल में उसके ऊपर गिरावट काफ़ी हद तक रुकी हुई है। अब उन्हें ऊपर भी लाना है इस पानी को। इस सिलसिले में जो एक ही काम, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ही काम काफ़ी नहीं है कि सिर्फ वाटर टैंक काफ़ी नहीं है। तो उसमें वासा ने एक हुकूमत पंजाब की हिदायत पे एक मरबूत पॉलिसी प्लान बनाया है जिसमें वाटर मीटरों की तनसीब, ताकि हर बंदा जब पानी यूज़ करे तो उसे पता हो कि ज़्यादा यूज़ करूँगा तो ज़्यादा बिल आएगा, जैसे बिजली का होता है तो लोग बल्ब बंद करते हैं अपने घर। दूसरा ये है कि हम मरहलावार नहर के पानी को पीने की तरफ लाएँ, और ये दोनों चीज़ें जब मिल जाएं और उसके बाद फिर बाकी वाटर टैंक्स और रिसाइकलिंग और इस तरह की, और फिर प्राइवेट ट्यूबवेल लगाने वालों को चार्ज करना, ये सारे काम हम मिलके करेंगे तो फिर ये पानी की सतह ऊपर आएगी इंशाल्लाह। फैसलाबाद की मिसाल दी है धुरे नायाब ने, वो भी यही लगा के आए थे। हाँ। ये उस वक्त एमडी वासा फैसलाबाद थे, वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा चुके हैं, पानी ट्रीट हो रहा है। लेकिन लाहौर शहर की जितनी आबादी है, मैं अक्सर ये इनसे सवाल करता हूँ कि आखिर लाहौर में इतना सुस्त क्यों देखा जा रहा है काम, और इतना तेज़ी के साथ इन्होंने तो 4 से 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो प्लान कर लिए थे पानी बचाने के लिए। सरफेस वाटर मनसूबा तकरीबन इनका एंड पर है, तो चीज़ें ऐसा लग रहा है कि पानी जल्दी कम हो रहा है। और जो यहाँ पे क्या रुकावट है? जो फैसलाबाद में काम आपने कर दिया यहाँ नहीं कर पा रहे, क्या फंड्स नहीं मिल रहे? नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उससे बढ़ के भी हुई हैं, जैसे वाटर मीटर है। ठीक है, वाटर मीटर का कॉन्ट्रैक्ट हमने LOI इशू कर दिया है, लेटर ऑफ इंटेंट टू द कंपनी जो जीती है कॉन्ट्रैक्ट को। उसमें 180 दिनों के अंदर वो कंपनी फैक्ट्री लगाने पे पाबंद होगी। मीटरों की फैक्ट्री पहली दफ़ा पंजाब में लग रही है और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद हर घर में मीटर होगा, और फिर ये तो पहला स्टेप है। अच्छा, इस पे बहुत सारे लोग दुरे नायाब ये शिकायत करते हैं कि एक वाहिद पानी का बिल कम आता था, अब वो भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। लोगों की आपको शिकायत बजा नहीं लगती कि बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं? उस पर भी देखिए, कुछ चीज़ों में ना जनरेशन होती है, जिस तरह बिजली की जनरेशन जो है वो तो आप कर सकते हैं। आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, चाहे आप उसको सोलर पे ले जाएं, चाहे आप उसको फर्नेस ऑयल पे ले जाएं, चाहे आप उसको मुख्तलिफ रेंटल प्रोजेक्ट्स पे ले जाएं। लेकिन पानी को किस तरह पैदा करेंगे? पानी को बचाना या पानी को काबिले ज़रूरत दोबारा इस्तेमाल करने के लिए लाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है कि जो पानी आप इस्तेमाल कर लेते हैं उसको भी रीट्रीट किया जाता है। बिल्कुल, और उस पर हमें जाना होगा, इसके अलावा हल कोई नहीं है। पाकिस्तान में तो वैसे ही पानी जो है उस तरह से नहीं है। लाहौर शहर में अगर पिछले साल की बात करें 3 फुट पानी सालाना गिर रहा था, जिसको अब थोड़ा सा ही रोकने में कामयाब हुए, लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि हम लाहौर में कुदरत के रहमो करम पे हैं, बारिशें ज़्यादा होंगी तो पानी का वाटर लेवल ठीक होगा, नहीं होगी तो फिर जो इन्होंने वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए हैं उसके जरिए स्टोर करके उसको पूरा साल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी एक, लेकिन वो तो आपकी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता ना स्टोरेज से। अच्छा एमडी साहब, हमने सुना जैसे कि दुरे ने आपने कहा पूरी दुनिया में ये है कि रीट्रीट किया जाता है, वजू के पानी को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाना था। फिर ग्रीन बेल्ट्स पे हमने सुना था कि जी उनको अकॉर्डिंग टू रोड के बराबर लेकर आया जाएगा, वो भी नहीं किया जा रहा। क्या बहुत सारी मुश्किलात हैं? वजू का पानी तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो रीयूज़ हो रहा है। ठीक है, तकरीबन 200 के करीब मसाजिद हैं। इसमें वाटर कमीशन का भी काफ़ी रोल है, जो उसने अदालती हमें जो सपोर्ट हासिल रही है।
जैसे शाहिद करीम की अदालत, उसके बाद जैसे सलीपुर क्रैशी, पंजाब हुकूमत का सपोर्ट, तो 200 मसाजिद में ये हो चुका है कि उस पानी को हम पार्कों में ले गए हैं। कार वॉशिंग को भी कर रहे हैं, रिसाइकलिंग। लेकिन जैसे मैंने गुजारिश की कि 2 चीज़ें सबसे वाइटल हैं जो इस पर हमने की हैं और कर रहे हैं, करेंगे। एक तो वाटर मीटर्स, क्योंकि इस वक्त तो किसी के वो कोई पाबंदी नहीं है कि वो कितना पानी यूज़ करे, जितना मर्जी वो यूज़ करे। और 1 करोड़ शहरी हैं, हर वक्त पाइप खोल के बैठे हुए हैं। यानी आप कह रहे हैं कि उससे लोग पानी का इस्तेमाल महदूद कर देंगे बिल के डर से। और दूसरा बिल के डर से, और उसके में उनका बिल कम भी हो जाएगा, क्योंकि जब उनका एवरेज इस वक्त 10,000 गैलन 3 मरले को हम डाल रहे हैं, जब वो मीटर लगाएगा तो वो 10,000 गैलन नहीं खर्च करेगा, वो कोशिश करेगा कम खर्च हो, तो उसका बिल कम होगा। लेकिन वासा को या शहरियों को ये फ़ायदा होगा कि उसका ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे पे लोड और स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ जो सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें तमाम मंजूरियाँ वफाकी हुकूमत से भी हो गई, पंजाब हुकूमत से भी हो गई हैं। उसमें ज़मीन का एक इशू आ रहा था कि वो कोई स्टे ऑर्डर ले आया था वो पुराने मालिक, इस चक्कर में कि रूडा का प्रोजेक्ट है शायद ये, हालांकि रूडा का नहीं था, वासा का था। कोर्ट को वासा ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है और इंशाल्लाह इसी जनवरी में वो स्टे ऑर्डर खारिज होगा तो वो उस पर काम शुरू हो सकेगा। कंसल्टेंट्स का इंतखाब उस पर बड़ी तेज़ी से जारी है, जो कि हम चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट या लोन साइन होने से पहले ही कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड हो जाएं ताकि वो टाइम बच जाए। तो उस पर हम ऑन ट्रैक हैं इंशाल्लाह। कुछ स्टे ऑर्डर की वजह से कुछ देर हुई है, लेकिन इंशाल्लाह ये कैचअप करेंगे हम उसको। सही, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे। अभी एक अपडेट आई है आप तक पहुंचा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर जी DG LDA की रिहाइशगाह पर गए हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर DG LDA की रिहाइशगाह पर गए हैं। चौधरी सरवर ने अहमद अजीज़ तारर की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की है और फातह खानी भी की है। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ कमीशन मखदूम तारिक, महमूद उल हसन, अल्लामा ज़हीरुल हसन भी इस मौके पर मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की DG LDA अहमद अजीज़ तारर के घर आमद। चौधरी सरवर ने अहमद अजीज़ तारर की हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातह खानी की है। जी, तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होती चली जा रही है, ख़तरे की घंटी बजती चली जा रही है, इस पर हम बात करें। दुर्रे आप डूंगी ग्राउंड का कॉन्सेप्ट हमने देखा और उस पर बड़े इफेक्टिव नताइज भी आते हैं, इसको भी हम ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रहे। 1-2 जगह पर ही शायद लाहौर में इस पर इम्प्लीमेंट किया गया। अच्छा, अब थोड़ा सा ना स्ट्रेटजी चेंज की है। लाहौर शहर के अंदर जहाँ पे पानी कई दिन खड़ा रहता था, लक्ष्मी चौक को पहले एड्रेस करने में कामयाब हुए। उसके बाद लॉरेंस रोड के साथ बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जहाँ पे पानी के अभी भी स्टोर पॉइंट्स मौजूद हैं। वहाँ पे एक ही हल है, या तो वो पानी उठा के अपलिफ्ट करके आप गटरों में बहा दें और वो ज़ाया कर दें। दूसरा इसका हल ये है कि आप वहीं पे स्टोरेज टैंक्स बनाएं और वहाँ पे स्टोर कर लें, और बवक़्ते ज़रूरत या बवक़्ते आप अपना जो जब भी ज़रूरत हो आप उसको पानी को निकाल के आप ब्यारी के लिए यूज़ कर लें, शजरकारी के लिए यूज़ कर लें, या फिर लोगों को पानी जो है अल्टरनेट सोर्स के लिए दे दें। तो उस पर बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि ये वासा का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, और ये भी जाहिद अजीज़ साहब का अपनी एक सोच थी। हम शुरू में बड़ा हंसते थे इस चीज़ पे कि ये कैसे होगा कि आप बाग़े जिनाब के अंदर एक ज़मीन ले लेंगे और वहाँ पे ज़मीन के नीचे एक टैंक बना देंगे और पानी वहाँ पे सारा ले जाएंगे, फिर वहाँ से पानी निकाल के उसको इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन मैंने ये फिर देखा वक्त के साथ कि इस PTI गवर्नमेंट ने भी उसको ही कैश किया, और वज़ीर आला खुद भी गए वहाँ पे। और अभी PTI गवर्नमेंट जब कहती है, वो कहती है कि हमने पानी स्टोर करने के लिए ज़ेरे ज़मीन टैंक बना दिए लाहौर में। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इस गवर्नमेंट में अगर पानी बचाने के मनसूबे के हवाले से वाहिद एक प्रोजेक्ट उनके पास था जो उन्होंने कैश किया। तो ये सोच एक्चुअली वासा की थी, इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और अब मज़ीद 9 से 10-11 जो टैंक है वो प्रपोजल में है, वो बनाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा अलहमरा सेंटर के सामने भी कश्मीर। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ MD वासा साहब मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाबाद में एक वाटर टैंक बना MD साहब, अब उसके बाद जो दीगर प्लान है वो बताइएगा, कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं और इससे किस हद तक पानी की कमी को पूरा किया जा सके। इस साल 2 और मुकम्मल हो रहे हैं इस माली साल में, एक कश्मीर रोड पे और एक शेरावाला गेट। अच्छा, उन पे काम चल रहा है? उन पे काम 60% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है, और बरसात से बहुत पहले, बल्कि एक तो हम 31 जनवरी को टारगेट रखा हुआ है कश्मीर रोड का, लेकिन असल में इनकी यूटिलाइजेशन तो बरसात से पहले है। तो बरसात से पहले तो इन एनी केस मुकम्मल होने हैं, लेकिन हमारे टारगेट है कि विदिन अ मंथ हम मुकम्मल कर लें। उसके बाद ये है आपका कज़ाफ़ी स्टेडियम, उसमें 40 लाख गैलन का टैंक है और बहुत बड़ा है, और वहाँ पे पानी शुरू से ही खड़ा रहता था बारिश का। तो अब वो टैंक की तामीर अगले माह शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, वो भी 6 माह में मुकम्मल करेंगे।
तो इस तरह से ये 4 जब मुकम्मल हो जाएंगे तो 7 और रह जाएंगे। सही, तो 7 फिर अगले माली साल में चले जाएंगे। ठीक है। तो दुर्रे 11 नायाब, आप जानते हैं लाहौरियों का एक बहुत बड़ा मसला है, टैप वाटर कोई नहीं पी सकता। पीने का पानी साफ आना, बहुत सारे इलाकों से ये शिकायतें आती हैं, इसकी क्या वजह है? फिर मैं एमडी साहब से पूछूंगी। देखिए जी, इसकी वजह यह है कि पिछली गवर्नमेंट में तो काफ़ी काम किया गया कि पुराने पाइपों को तब्दील किया गया, बहुत सारे कर दिए गए, बहुत सारे नहीं किए गए, वो फिर सियासत की भी नज़र होगी। आपको पता है इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ काम हुआ ज़रूर, जिसकी वजह से इतना अरसा निकल गया। अब लाहौर शहर में वो पुराने तर्ज के जो लोहे और दीगर पाइप्स हैं वो अब चेंज करने की ज़रूरत है। आर्सेनिक की वजह से एक तो पहले ही पाबंदी उस पर लगा दी गई थी, लेकिन जो रह गए हैं आखिर आपने उसको भी 100% रिप्लेस करना है। और अब वासा ने, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वासा अब वो पाइप्स नहीं लगाती। अब पाइप्स जो हैं वो नए पॉलीथीन और अच्छी जो ग्रेड के हैं वो लगाए जा रहे हैं। उसके बाद जब वो तब्दील हो जाएंगे 100%, तो लोगों को जो आपके ट्यूबवेल से पानी जिस क्वालिटी का आ रहा है वो आपके डोर स्टेप तक पहुंचेगा। और ऐसा एक प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है जिसको ब्लू ड्रॉप प्रोजेक्ट कहते हैं, और 3 यूसीज में उसका बाकायदा पायलट किया शुरू करने जा रहे हैं। उससे ये होगा कि जो क्वालिटी आपकी ट्यूबवेल ज़मीन के नीचे से निकाल रहा है वो आपके डोर स्टेप पे आएगी, तो आपके किचन तक आएगी। और अगर ये फार्मूला कामयाब होता है तो फिर ये पूरे लाहौर शहर में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो इसकी तरफ जा रहे हैं। ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। वासा का एक और भी मसला था, उस पर भी मैं चाहूँगा कि एमडी साहब बताएं कि पहले शिकायत जो होती थी उनका कोई इजाला नहीं करता था, रिस्पांस नहीं देता था, लेकिन अब इन्होंने कंप्यूटराइज एक एड्रेसल सिस्टम रखा है जिस पे अगर ये बैठे यहाँ पे चाहें भी तो अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि एक शिकायत अगर आई है समनाबाद में तो उसका एड्रेस अभी तक क्यों नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो उसका वीडियो प्रूफ या ऑडियो आपकी पिक्चोरियल प्रूफ क्या है। तो वो सिस्टम बहुत अच्छा है, यानी खुद जायजा ले हाँ, सकें। लोगों को नहीं पता, अगर लोगों को पता लगे तो लोग ज्यादा उससे फायदा उठा सकें। लोग वही पुराना, मैं आपके दफ्तर गया, आपने मुझे सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, शिकायत नहीं लिखी, बदतमीजी हो गई, और फिर वो शिकायत नहीं। लेकिन अगर लोगों की सहूलत के लिए, सारिफिन की सहूलत के लिए एक चीज़ है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा कि इस चीज़ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए जी, 2-3 कमेंट्स हैं। एक तो पानी की क्वालिटी की बात जैसे हुई है, वो 573 फिल्ट्रेशन प्लांट वासा मेंटेन कर रहा है शहर में। हर आदमी के लिए वो उसके करीबी घर के करीब ये पाया जाता है, मौजूद है। तो एक तो वहाँ से आप शॉर्ट क्वालिटी का पानी हासिल कर सकते हैं। दूसरा, माजी में ये होता था कि खाली पाइप रिप्लेस हो रहे हैं और लेकिन पानी ठीक नहीं हो रहा था। अब हमने एक नया कॉन्सेप्ट ये निकाला कि एक एंड टू एंड, यानी ट्यूबवेल से लेके घर तक इंश्योर किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस तरह से बनाया जाए जो हाइड्रोलिकली डिज़ाइंड हो और उसमें एक भी लीकेज का 1% भी लीकेज ना हो। रिजल्टेंटली जो पानी ट्यूबवेल से निकले वो घर में वही पहुँचे। इस सिलसिले में यूनियन काउंसिल 99, 100 और 101 तीनों यूनियन काउंसिल्स में ये पहला प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और 25 जनवरी उसकी ओपनिंग डेट है टेंडर होगी। इसमें बैनुल-अक़वामी फर्म्स आएंगी, बगैर खुदाई के पाइप लगेंगे ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी से, डायरेक्शनल ड्रिलिंग मशीन से, और सड़कें भी बर्बाद नहीं होंगी पाइप चेंज होने से, और पानी की क्वालिटी जो है वो उसी लेवल पे आ जाएगी जो फिल्ट्रेशन प्लांट का लेवल है। फिर हम इसको आप स्केल करेंगे। उसके अलावा जहाँ कंप्लेंट का आपने पूछा, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हमें एक तो 1334 नंबर है जो कि लोग टोल फ्री कर सकते हैं। इसमें हमने एक जिद्दत ये लाए हैं कि अब सारा कुछ आईटी पे ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, अगर कोई 1334 पे फ़ोन करे, कंप्लेन नंबर है 1334, इसको आप स्क्रीन पे चला दें ताकि लोगों के लिए सहूलत हो जाए। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है 0334 1334 470। ठीक है, इस पे भी ये व्हाट्सएप नंबर है और कंप्लेन के लिए 1334 नंबर है जी। जब ये कंप्लेंट चाहे व्हाट्सएप पे आए चाहे वो उस पर 1334 पे आए टोल फ्री पे, वो एकदम ऑनलाइन हो जाती है और उसमें मैं एमडी वासा, उसके बाद डिप्टी एमडी, डायरेक्टर्स तमाम उसको ऑनलाइन देख सकते हैं कि वो कंप्लेंट कहाँ तक पहुँची, कितनी देर लगी हल करने में, और वो हल होके रहती है। तो ये एक नया, और उसके बाद हमने एक टैब सिस्टम शुरू किया है। पहले एक पर्ची होती थी हर दफ्तर में, कोई बंदा आता था, वो पर्ची पे दरख्वास्त या कंप्लेंट लिखवाता था, वो पर्ची उस बंदे के पास रह जाती थी, किसी को नहीं पता होता था, और फिर वो देर होती थी कंप्लेंट अटेंड करने में। अब हमने टैब प्रोवाइड कर दी है हर अमले को, हर दफ्तर में, हर सब डिवीजन में, और उस टैब के ऊपर कंप्लेंट फ़ौरन ऑनलाइन दर्ज होती है। सही। और फ़ौरन हेड ऑफिस को पता लग जाती है कि ये कंप्लेंट आई है। सही। और उसको जल्दी अटेंड करना पड़ता है। और फिर हर सब डिवीजन में हम एक और काम कर रहे हैं कि उसको एक ऑनलाइन सिस्टम एक नया बना रहे हैं जो कि कंप्लेंट दर्ज करने का अलग से एक सेटअप होगा, जिसमें लोग वेटिंग रूम, वेटिंग एरिया, उसके बाद ऑनलाइन कंप्लेंट का दर्ज करना और वेलकमिंग सा माहौल होगा।
और सबसे पहले हमने लिबर्टी के पास अपने ऑफिस में शुरू किया है। इसके बाद हम तमाम ऑफिस में ये कंप्लेंट मैनेजमेंट का, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन दुर्र नायाब, क्या एक आम आदमी इस डिजिटल सिस्टम से फ़ायदा उठा सकेगा? क्योंकि आम आदमी को तो ये चीज़ें इस्तेमाल करने का सच पता नहीं, मसला भी उन्हीं का है, सुनवाई भी उनकी कहीं नहीं होती। अच्छा देखिए, प्रैक्टिकली तो अब जिस तरह एक बात है कि आम आदमी था, बुजुर्ग थे, कोई बूढ़ा था, कोई अनपढ़ था, वो जाता था, आपको शिकायत करता था, आप एक चिट पे लिखते थे, रजिस्टर लिखते, बाद में रजिस्टर भी गायब और चिट भी गायब। एक तो वो चीज़ नहीं हो सकेगी क्योंकि वो अब ऑनलाइन एंट्री है ही नहीं उसकी। ठीक है। और ऑनलाइन जब एंटर एक दफ़ा हो जाएगी तो थोड़ा बहुत इनको काम करना पड़ेगा। फिर ये करते थे कि जब मौके पर जाते थे तो गलत फेक रिपोर्टिंग करते थे, उसमें बहुत सारे लोगों को सजाएं भी दी हैं इन्होंने, वासा ने। मैंने खुद भी इसको देखा कि ये फेक रिपोर्टिंग की वजह से लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट टूटता था। तो उसमें अब ये है कि बिफोर और आफ्टर की पिक्टोरियल व्यूज़ भी फ्राहम करने होते हैं, फीडबैक भी होता है, और उसमें उर्दू में भी फीडबैक दे सकते हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के अंदर बहुत सारे, तो बहुत सारे बैरियर्स लगाए गए हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई बदतमीजी किसी शहरी या साइल से करे, उसके लिए तो फिर अल्लाह ही कोई हल निकाल सकता है कि उसकी ट्रेनिंग की जा सके, क्योंकि सीखने की भी उम्र होती है। तो वासा बाब अगर शिकायत के अजाले के लिए और लोगों के साथ हुस्न सलूक बरते तो बहुत सारी चीज़ें, तो तकलीफ़ें वैसे दूर हो जाती हैं, बाकी जितने स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो भी हो जाते हैं। दूसरी एक चीज़ जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है कि जब मीटरिंग होगी और मीटर के लिए आप फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री में लोगों को रोज़गार देंगे, टेक्नोलॉजीज आएंगी, और 6 महीने के अंदर ये कैसे मुमकिन होगा, ये मेरे लिए बड़ा एक हैरानकुन है कि आपने 7.5 लाख मीटर लाहौर शहर में लगाने हैं। 7.5 लाख मीटर के लिए आपने 6 महीने के अंदर अंदर लाजमी आपने फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है। और वो जो डॉलर खर्च करके जिस पे बातें होती थी ना कि मीटर बुगवाए जा रहे हैं, वो कभी अमेरिका से आ रहे हैं, कभी तुर्की से, कोरिया से, पता नहीं कहाँ से आते थे, तो उससे जान छूट जाएगी। मैं चाहूँगा कि ये अगर क्विकली एक थोड़ा सा मेमरी साहब से पूछ सकें कि 6 माह में कैसे इस पे एक कमेंट चाहिए, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। तो वाटर मीटिंग प्रोजेक्ट में मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब को क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो हेड हैं इस PPP अथॉरिटी के, उन्होंने इसकी मंजूरी दी और इसके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है कि 6 माह में फैक्ट्री वो लगाने की कंपनी पाबंद होगी। उसके बाद आइंदा 2 साल में हर घर में मीटर लगाएगी, तो टेक्नोलॉजी आएगी, इसके बाद लोगों को रोज़गार मिलेगा, उसके बाद पानी बचेगा। चलें जी, अच्छे की उम्मीद हमें भी रखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, पानी कम इस्तेमाल कीजिए, ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जहाँ पर वासा अपनी कोशिशें करेगा, हमारी कोशिशों के जब तक नहीं की जाएंगी तब तक आप ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। पानी बचाएं, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमें इसे महफूज रखना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहते हैं कि आपने फिट कैसे रहना है। आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, कार्डियो ट्रेनिंग में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों में से किससे जल्दी आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं, ख़वातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए, दोनों में से इफेक्टिव कौन सा है, इस पर हम बात करेंगे। उसामा अली फिटनेस ट्रेनर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। आज जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो है जी कार्डियो और ट्रेनिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा टॉपिक है और बिल्कुल इस बात पे अवेयरनेस होनी चाहिए हमारी आवाम को। कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बेसिकली जो आप ट्रेनिंग बोल रहे हो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसको हम वेट ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग का मतलब है कि वो ट्रेनिंग जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है, जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखती है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जो हमारी बॉडी के स्केलेटन के ऊपर जितने भी मसल अल्लाह ताला ने दिए हैं हमें, उनको हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और आप स्टेबल रखती है, आपको आपकी वर्किंग कैपेसिटी उससे अच्छी रहती है, ठीक है। तो दोनों ही एक्सरसाइजेज मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दोनों को बहुत एक्सरसाइजेज ही करनी चाहिए, ना खाली कार्डियो करना चाहिए, ना खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दोनों का कम्बिनेशन, उसके कम्बिनेशन के साथ आप करें वर्कआउट, अपना सेशन जो भी है। लाइक आप आधा टाइम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और हाफ टाइम आप कार्डियो करें। और जो कार्डियो का ज़्यादा बेनिफिट है, लाइक अगर आप फैट लॉस के लिए कर रहे हैं या आप में फैट परसेंटेज ज़्यादा है जिस बंदे में, वो कार्डियो अपना वेट ट्रेनिंग के बाद करे फ़ौरन। लाइक पहले वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे जाके, वेट ट्रेनिंग अपने मसल की जो भी उसने बॉडी पार्ट ट्रेन करने हैं, 2 बॉडी पार्ट ट्रेन करने हैं पर डे या 1 करना, जो भी उसका कंसर्निंग गोल है, उसके बाद वो अपना कार्डियो सेशन शुरू करे 15 to 20 मिनट मिनिमम। उससे ये होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बेसिकली होगा ये कि जो भी आपने कैलोरीज खाई होंगी या जो आपकी ग्लाइकोजिन होगी जो आपकी लीवर में फिल होती है, ग्लूकोज लेवल होगा वो लो हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। और उसके बाद आप में जो एनर्जी होगी मतलब वो नहीं रहेगी इतनी। उसके बाद जब आप फ़ौरन कार्डियो करेंगे तो उससे आपका फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। बॉडी में
ग्लाइकोजन ग्लूकोज लेवल कम होगा, बॉडी फैट को ही टारगेट करेगी एज अ एनर्जी सोर्स। लाइक जैसे आपके 1 पाउंड बॉडी फैट के अंदर हमारी 3500 तक कैलोरी स्टोर होती हैं। सही। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी फैट को एज अ फ्यूल यूज करेगी ठीक बर्निंग है। के तौर पे। अच्छा जी, मुझे बताइएगा टाइमिंग क्या होनी चाहिए? क्या आपको रूटीन में ये एक्सरसाइजेस करनी है या आप कार्डियो कर रहे हैं या बिल्कुल। ट्रेनिंग कर रहे हैं? आपको एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। ठीक है। आप वीक में 1 या 2 ऑफ ले सकते हैं ठीक है। फॉर बॉडी रिकवरी, ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, रिकवरी करने के लिए। लेकिन आप मिनिमम जो है वो नॉर्मल जो बंदा है जिसने कोई कंपटीशन नहीं खेलना या कोई मतलब जो सेलिब्रिटी नहीं है, जैसे कोई इसने उसका ऐसा काम नहीं है, वो 45 मिनट्स 30 मिनट्स इनफ है उसके लिए डेली, कि अपनी फिटनेस के लिए, जिसने जनरल फिटनेस के लिए करना है और जिसके कोई गोल्स हैं, लाइक सीरियस गोल्स हैं, compete करना है कुछ, उनके लिए डिफरेंट टाइमिंग होती है, लाइक 1 आवर मॉर्निंग, 1 आवर इवनिंग। अच्छा, वेट ट्रेनिंग खवातीन कहती हैं उनके लिए इफेक्टिव नहीं है, मसल्स वगैरह बन जाते हैं, क्या वाकई ऐसे है? मैं बहुत सी खवातीन को ट्रेनिंग भी करवाता हूँ। बेसिकली वेट ट्रेनिंग खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। इस चीज़ को वो निगलेक्ट कर देती हैं। बेसिकली वो लोग देखते हैं कि यार कार्डियो करेंगे उससे ही फैट बर्न होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वेट ट्रेनिंग जब आप करेंगे, जब आप अपनी मसल्स को यूज करेंगे, देखिए मसल्स आपके जो होते हैं ये अलाइव चीज है, फैट आपका इतना अलाइव नहीं होता बॉडी। ठीक है। मसल्स जब आप यूज करेंगे, जितने मसल्स आप बॉडी के यूज करेंगे, आपकी दिन में रेस्टिंग टाइम में भी आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा। ठीक है, तो आपका फैट बर्निंग भी अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी भी टोन अप होगी, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ वाइज भी अच्छी आप महसूस करेंगे। क्योंकि लेडीज में सबसे ज्यादा मसला आता है ऑस्टियोपोरोसिस का, मतलब उनकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं आफ्टर 30-35। विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी होती है। और जो खवातीन वेट ट्रेनिंग करती हैं, जरूरी नहीं उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करनी है या बॉडी बनानी है उस तरह से, उनकी वेट ट्रेनिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, उन्होंने इतना हैवी लिफ्ट नहीं करना, लाइक उन्होंने नॉर्मल वेट्स के साथ करना है, लेकिन उससे उनको बेनिफिट ये होगा, एक तो उनकी मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, ठीक है, और सेकेंडली उनकी बोन्स जो होंगी वो जल्दी डीजनरेट, यानी आगे जाके जो आपको मुख्तलिफ हड्डियों की तकलीफें हो जाती हैं वो नहीं होंगी, हार्मोन इनबैलेंस नहीं होगा। काफी हद तक उनकी स्किन नहीं लटकती, अक्सर खवातीन की बाजों से स्किन लटक जाती है। हाँ जी। ठीक है, वो बेसिकली होता ये, वो कहती है हमारी स्किन लटक गई है, क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली होता ये, नीचे जो मसल मैस है वो यंग एज में कुछ और होता है, आफ्टर जब वो 35 के बाद उसका मसल मैस लूज होने लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन लटक जाती है। अच्छा, हमें पोर्शन में करना है, कितनी देर आपको जो है वो साइकिलिंग करनी है, कितनी देर आपको ट्रेडमिल का इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें जो है ना हम खुद से डिसाइड कर लेते हैं इफेक्टिव क्या है जिससे अच्छे रिजल्ट आ जाए। बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हार्ट से रिलेटेड है। कोई भी एक्टिविटी हम कर लें जिसमें हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, दैट मीन कार्डियोवैस्कुलर। ठीक है। ठीक है, चाहे वो ट्रेडमिल है, चाहे वो साइकिल है, चाहे वो जॉगिंग है, चाहे रनिंग है, चाहे वो आप स्टेयर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, एवरीथिंग इज कार्डियो, जिसमें आपका हार्ट रेट तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपके लिए आपके कोच आपका डिसाइड कर सकता है कि अगर बाज़ लोगों को नी का प्रॉब्लम है तो उनको ट्रेडमिल से थोड़ा अवॉइड करवाते हैं, साइकिलिंग की तरफ ले जाते हैं, स्टेडी कार्डियो करवा देते हैं। तो इट्स अप योर फिजिकल हेल्थ, ठीक है, आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है। सही। पर्सन टू पर्सन वेरी अच्छा, लोग बड़ा कहते हैं कि जी हमने यहाँ से एक्सरसाइज शुरू की है, जिम ज्वाइन किया है, हमारा वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाए, ये क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है या आपके ट्रेनर पे ये सब डिपेंड करता है? देखें, ये आपकी डाइट, आपके बेसिकली तो ट्रेनर पे ही डिपेंड करता है, आपके कोच पे, कि उसने आपको कैसा वर्कआउट प्लान दिया है, कैसा आपको डाइट प्लान दिया है, और हर बॉडी टाइप अलग है। जैसे कि मैंने बताया, हर बंदा डिफरेंट है, हर औरतों में भी मेंस में भी सबका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफरेंट तरीके से काम करता है, और सब पे, हर बंदे पे हर डाइट सूट नहीं करती, हर वर्कआउट प्लान सूट नहीं करता। तो ये अगर आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट करेंगे या बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज पे चले जाएंगे तो उससे आपको वीकनेस भी थोड़ी हो जाएगी, वेट भी थोड़ा जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो एकदम से रीगेन भी हो जाता है और आप एग्जर्ट नहीं। अच्छा, एक बहुत इशू रहता है, हम लोग खुद भी इस प्रोसेस से गुजरते हैं। आप वेट रिड्यूस करने की तरफ आए हैं, जिम कर रहे हैं या कोई बहुत स्पेशल डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं, एकदम से तो आपका वेट रिड्यूस होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है आपका वेट वहीं स्टे कर जाता है, ताकि चाहे आप वही तमाम चीज़ें फॉलो करें, उसकी क्या रीज़न है? बेसिकली इसे कहते हैं कि वेट आपका स्टक हो गया, स्टैग्नेट हो गया एक जगह पे। ये इसके लिए आपके बॉडी को थोड़ा सा आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, ये फेज हर बंदे की बॉडी पे आता है। ठीक है, क्योंकि आप कोई डाइट प्लान अगर फॉलो कर रहे हैं या वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हैं कुछ देर तक, कुछ देर के बाद हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है उस प्लान डाइट तो को भी। आया उससे क्या उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है? नहीं, मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करने लगा हूँ अपने व्यूअर्स को कि वो डाइट हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने ऐसी वर्सेटाइल बनाई है, हर चीज़ में ये ढल जाती है। हाँ।
उस डाइट में भी वो अपने आप को कंफर्टेबल उसकी फील करने आदत लग हो जाती जाती है, उस वर्कआउट प्लान में भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लग जाती है, इसीलिए वो रिजल्ट अपना स्टक कर देती है। ठीक है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसमें अपनी डाइट प्लान में चेंजिंग, उसके बाद वर्कआउट में भी चेंजिंग, थोड़ी सी प्रोग्रेसिव ओवरलोड बॉडी को करना पड़ता है, फिर फर्दर बॉडी अच्छा रिजल्ट्स देने लग जाती है। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे सबसे एक गलत कॉन्सेप्ट है कि जी सिर्फ यंग लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप हर एज का, बच्चा हो बूढ़ा हो, मेरे पास 71 ईयर के तक क्लाइंट हैं जिनको मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ। नज़ीर अहमद गाजी साहब, ठीक है, जो हैं, उन्हें भी मैं वर्कआउट कराता हूँ और वो काफ़ी उनमें प्रॉब्लम्स थी और अभी वो बहुत बेहतर हो गए हैं माशाल्लाह। तो ये हर एज के बंदे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, हर एज के बंदे के लिए ज़रूरी है, यही मेरा मैसेज है जी। और यही चीज़ें जो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जुड़ी हैं, सेहतमंद रहना है तो आपको इन चीज़ों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। आप अच्छी खुराक खाएं और साथ साथ एक्सरसाइज करें, सेहतमंद रह सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।